नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियां अब नियमित की जा सकेंगी। इसे विधेयक को अध्यादेश के जरिए जल्द लागू किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यहां पर अहम चर्चा हो सकती है। अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार और कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े हुए दाम के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज से चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही है और पहले दिन कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। वहीं थाली और बर्तन बजाकर कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। 14 जुलाई को जिला स्तर पर महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में रायपुर में पैदल मार्च करके केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष के नेतृत्व में आज प्रदर्शन करेंगे। महंगाई के विरोध में आज से कांग्रेस का आंदोलन शुरू हो रहा है। चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन होगा। कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और आज थाली बजाकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 14 जुलाई को जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। 17 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। तो कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है बढ़ती हुई महंगाई का। इसे लेकर आज छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आज हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद आज थाली बजाकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। तो मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ हैपनिंग होने जा रही है, इसके लिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नीलम गुरु इस वक्त भोपाल से। नीलम, आज क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे मध्य प्रदेश में? जी राहुल, आज की यदि हम मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और सहमति बनने पर इन प्रस्तावों को पास भी किया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी प्रस्ताव की हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव के पहले शिवराज सरकार जो है एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मध्य प्रदेश में करीब 6,500 अवैध कॉलोनियाँ हैं जिन्हें नियमित किया जा सकता है और इसके लिए अध्यादेश लाने का भी जो है योजना सरकार की चल रही है। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो 2 साल पुराने रेत खनन नियम को जो है निरस्त किया जा सकता है। यदि ये नियम निरस्त होता है तो करीब 350 करोड़ का राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को इस नियम के निरस्त होने से मिल सकता है। इसके अलावा करीब साल 2014 का जो भूमि क्रय नियम है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। यदि इस नियम में संशोधन होता है तो केंद्र सरकार के उपक्रम भी इस नियम के तहत आ जाएंगे और जो योजनाएं केंद्र सरकार की होती है उन्हें जब अमली जामा पहनाने में सरलता होगी। इसके अलावा एक पायलट PPE मोड पर भी सिंगरौली जिले में फोर्टिफाइड चावल बांटने की योजना है जिस पर चर्चा हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस पर शिवराज कैबिनेट में आज जो है चर्चा हो सकती है और प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा गैर सियासी घटनाओं की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं होगा क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन रूटीन वैक्सीनेशन डे
डे होता है जिसमें छोटे बच्चों, नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं और माओ का वैक्सीनेशन किया जाता है, जिसके चलते आज किसी भी सरकारी संस्था में कोरोना वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। वहीं यदि हम कोरोना संक्रमण की स्थिति देखें तो 1 जुलाई से अगर आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे जो है मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। जैसा कि सरकार का भी कहना है कि हम लगातार ये बात कह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि संक्रमण के मामले कम हुए हैं पर संक्रमण का खतरा अब भी टला नहीं है, इसलिए लोगों को जागरूकता रखना बेहद ज़रूरी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अब भी ज़रूरी है। पर जिस तरीके के नज़ारे हम बाज़ारों में या पर्यटन स्थलों में देखने को मिल रहे हैं, उससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यदि इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी तो तीसरी लहर जो है मध्य प्रदेश में आ सकती है। और नागरिकों से यही अपील की जा रही है कि वो जागरूकता रखें, वैक्सीनेशन भी करवाओ, कोविड प्रोटोकॉल का भी ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। इसके साथ ही साथ जो पिछले 30 जून से नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल चल रही है वो आज भी जारी रहेगी। कल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों की जो बैठक हुई थी वो असफल रही है और मांगों पर कोई बात नहीं बन पाई, जिसके चलते नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। राहुल, चलिए, तो इन तमाम खबरों पर हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आप। चलिए रुक करेंगे। इस वक्त प्रिया पांडे हमारी सहयोगी रायपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है, महंगाई के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन जारी है, तो और राजनीतिक गैर राजनीतिक घटनाक्रम अगर देखें तो क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल, लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस हो या प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो लगातार प्रदर्शन कर रहा है और इसी क्रम में आज युवा कांग्रेस के द्वारा पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी मुखर हो रही है। क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। अलग अलग जो मोर्चा हैं, अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं और लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के मुद्दों को लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में आज भी यह प्रदर्शन रखा गया है। इसके अलावा लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और आज इसी क्रम में बारी है सांस्कृतिक विभाग और खाद्य विभाग की। इन विभागों में क्या कुछ विशेष योजनाएं रही हैं, कोविड के समय में इन योजनाओं पर कितना काम हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं प्रभावित हुई हैं, उन पर और किस तरीके से काम किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अलावा खाद्य विभाग के, संस्कृति विभाग के तमाम बड़े पदाधिकारी, बड़े जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और पूरे विस्तार से चर्चा की जाएगी कि अब विभाग में तेजी लाने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण की बात है उसको लेकर केंद्रीय जांच दल आज से अपना जांच शुरू करेगी और ये जो टीम है रायपुर एम्स की डॉक्टर्स की ये टीम बनाई गई है, ये टीम जांजगीर, बिलासपुर समेत अलग अलग जिलों में जाएगी। वहां पर कोविड को लेकर क्या स्थिति है, आने वाले समय को लेकर क्या स्थिति है, उस पर ओवरऑल एक रिपोर्ट तैयार करेगी और ये केंद्र सरकार को भेजेगी। छत्तीसगढ़ के अलावा 5 और राज्य हैं जहां पर ये टीम गई हुई है और वहां पर भी जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी बीते कुछ दिनों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो इस पर पूरा क्या किया जा सकता है, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की संक्रमण को लेकर, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आज डॉक्टर श्यामा चरण मुखर्जी की जयंती पर उनके तैलचित्र पर जो विधानसभा है वहां सचिवालय में उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत वो पहुंचेंगे और वहां पर उनके लिए कार्यक्रम रखा गया। तो ये तमाम खबरें हैं राहुल, जिनसे आज दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट करवाता रहेगा। हम तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया। बढ़ते हैं आगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड में भारी मात्रा में करोड़ों की बेनामी संपत्ति के खुलासे के बाद सीनियर IPS GP सिंह को निलंबित कर दिया गया है। देर रात गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 1994 बैच के IPS GP सिंह निलंबन के दौरान पुलिस मुख्यालय रायपुर में अटैच निरीक्षक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपको बता दें कि ACB और EOW ने GP सिंह के सरकारी आवास और उनके कारोबारियों समेत 15 ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है।
छापे में उनके और परिवार वालों के नाम, करीब 17 बैंक खाते, बीमा कंपनी के दस्तावेज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेन देन के कागजात मिले। इसके अलावा शेयर और म्यूचुअल फंड में भी बड़ी मात्रा में निवेश की जानकारी मिली है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद जब्त दस्तावेजों की जांच में ईओडब्ल्यू जुटी हुई है और इसके अलावा उनके पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक गजेट की जांच रायपुर पुलिस की साइबर सेल कर रही है। तो बड़ी कार्रवाई हुई और बेहद चर्चा में रही ये कार्रवाई। आखिरकार जीपी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस दौरान वो मंत्रालय में अटैच रहेंगे। तो गृह विभाग ने कार्रवाई की है। पोस्ट ऑफिस में भी उनकी राशि जमा पाई गई, 20,36,000 रुपए। पोस्ट ऑफिस में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश की जानकारी मिली, 10 लाख रुपए बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश की जानकारी। 1,03,00,000 रुपए 2 किलो सोने के जेवर जब्त किए गए कार्रवाई के दौरान। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए तीसरी लहर की आशंका समाप्त होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्यूशन फीस इस साल बढ़ाई नहीं जाएगी, ये मेरे स्पष्ट निर्देश हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कोविड प्रभारी मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी और क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों के सदस्य के साथ टीकाकरण और कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के नियंत्रण को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने कहा है कि मुझे चिंता है इस बात की कि लोग अब बिना मास्क के ही बाहर घूम रहे हैं। जनता ये भूल जाती है कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने कष्ट उठाने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के सामने बाजार में एक साथ 600 से भी ज्यादा लोग देखे गए। इसमें से 70% लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। ये तीसरी लहर को न्योता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोरोना से हुई मौत का डेटा घर घर जाकर इकट्ठा करने के साथ सरकार पर मृतक के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने के लिए दबाव बना रही है। कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर मृतकों के नाम पर पेड़ लगाने का अभियान शुरू करने वाली है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने तो अपने इलाके में कोरोना से मृत लोगों के नाम का ट्री गार्डन बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है और इस तरह से दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले 2.5 साल पहले ही अपनी राजनीतिक जमीन तराशने के लिए जुट चुकी हैं। कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी सहारा बनाया जा रहा है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा ही संगठन के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर इसको लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि बीजेपी आपदा में अवसर तलाश रही है। कांग्रेस पार्टी को फिर से यह सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है। व्यवस्था कायम करना, लोगों को राहत पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत की है और उसके माध्यम से उस परिवार के जो सदस्य उनके बीच में आज नहीं है, उनके नाम से उस वृक्ष को लगाया जाएगा। अगर उनके घर के बाहर स्पेस जगह होगी तो वहां लगाया जाएगा, नहीं तो उस वार्ड के कोई सार्वजनिक जगह में, कोई मंदिर में, शमशान घाट में, तालाब में या कोई ऐसी जगह में जहां हम वृक्ष को लगा सकते हैं। रायपुर जिले के डीएमएफ परिषद की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई और इस बैठक में रायपुर जिले के सभी कांग्रेस और बीजेपी के विधायक शामिल हुए। रायपुर सांसद सुनील सोनी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। जिला खनिज विकास निधि की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद रायपुर डीएमएफ कमेटी की पहली बैठक सोमवार को हुई, लेकिन गाइडलाइन से अलग पुराने नियमों के मुताबिक प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में ही रायपुर डीएमएफ कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में रायपुर सांसद सुनील सोनी को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस पर सांसद सुनील सोनी ने आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के आदेश का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही। रायपुर सांसद सुनील सोनी को बैठक में नहीं बुलाए जाने पर मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि सांसद की आपत्ति को लेकर अधिकारियों से चर्चा किया जाएगा। मेरे पास में कोई भी लिखित सूचना नहीं है कि मेरे को इस बैठक के अंदर में आना है। तो इस प्रकार का जो दोहरा मापदंड, दुर्व्यवहार जो जनप्रतिनिधियों के साथ में किया जा रहा है, ये अशोभनीय है। केवल भ्रम फैलाकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं।
मैं इसकी निंदा करता हूं। जिला प्रशासन के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया था। अब माननीय सांसद जी आज की तारीख में उनको सूचित क्यों नहीं किया गया था, मैं इसको दिखवा लूंगा। इस बैठक में जहां विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई, तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट में कर्मचारी बढ़ाने और कुछ स्थानों पर नए ऑक्सीजन प्लांट को स्वीकृति भी दी गई। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के एडमिशन और फीस को लेकर समीक्षा की गई। खाद बीज की आपूर्ति, गोठान और वर्मी कंपोस्ट को लेकर चर्चा हुई। केनाल रोड को पुनर्जीवित करने पर मंथन किया गया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों पर बैठक का एजेंडा नहीं भेजने का आरोप भी लगाया। थर्ड वेव के लिए जो जरूरत होगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के लिए हो, चाहे मैन पावर के लिए हो या और किसी अन्य मद के लिए हो, उसकी भी सहमति और स्वीकृति आज के कार्य योजना में शामिल किया गया। अधिकारी जो एजेंडा भेजते हैं उस एजेंडे में डिटेल्स नहीं भेजते हैं, तो वो डिटेल्स भी अधिकारी भेजें। और तीसरा, कुछ विधायकों ने नाराजगी भी व्यक्त की कि उनकी बिना जानकारी के कुछ काम स्वीकृत उनके विधानसभा में हो गए हैं। तो कम से कम विधायकों को जो सम्मान है वो मिलना चाहिए और उनके जानकारी में काम होना चाहिए। रायपुर में हुई बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया कि डीएमएफ कमेटी के निर्धारण और राशि के आवंटन पर बने नए नियम को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी गर्मा सकती है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। कल धार दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहन खेड़ा पहुंचकर आचार्य स्वर्गीय ऋषभ चंद्र जी महाराज साहब की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद भगवान आदिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान वो धार कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम के गृहग्राम लेवड़ पहुंचे और मृतक परिजनों को श्रद्धांजलि दी। वे इस बात को जमीन पर उतारने के लिए उनके जितने कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, भाजपा के, जो नफरत पैदा करते हैं, निर्दोष मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे लोगों को भी उन्हें उन पर अंकुश लगाना चाहिए। जबलपुर में स्थित मध्यप्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ने के बाद इसका असर सामने आया है। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने छात्र छात्राओं का रिजल्ट बनाने वाली निजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी माइंडलॉजिक्स इन्फोटेक का एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। छात्रों को पास फेल करने के बाद उनका डेटा दबाकर बैठने वाली माइंडलॉजिक्स कंपनी को एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है, जिसके चलते अब भी ये कंपनी देश के किसी भी विश्वविद्यालय में काम नहीं कर पाएगी। कंपनी पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी करते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि अब माइंडलॉजिक्स कंपनी किसी भी छात्र के भविष्य के साथ वैसा खिलवाड़ नहीं कर पाएगी जैसा उसने एमपी में किया। रायपुर के उप डाकघर में विभिन्न स्कीमों में पैसा लगाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले दंपति के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि मुख्य आरोपी ने पिछले दिनों ही ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। पुलिस के मुताबिक रायपुर के रोहिणीपुरम गोल चौक में रहने वाले आरोपी भूपेंद्र पांडे और आकांक्षा पांडे ने 100 से भी ज्यादा लोगों को पोस्ट ऑफिस की एफडी, टीडी, आरडी और एमआईएस जैसी जमा स्कीमों के बारे में बताकर उनका खाता खुलवाया और मोटी रकम जमा करवा ली। आरोपियों ने अपने पास से ही फर्जी पासबुक सील लगाकर थमा दी। लोगों को अपने साथ हुए फर्जीवाड़े का पता तब चला जब 2015 के बाद पासबुक लेकर वो पोस्ट ऑफिस पहुंचे। योगी प्रीतम सिंह ठाकुर और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो उनके साथ मिले हैं, उनके अगेंस्ट हमने शिकायत की। उन्होंने हमको विभिन्न जमा योजना के तहत फर्जी पासबुक हमको दिया है। जैसे पोस्ट ऑफिस के टीडी, एमआईएस जो स्कीमें होती हैं उसके तहत फर्जी पासबुक हमको प्रोवाइड किया है। डाकघर से जानकारी लेने पर उक्त खाते की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार अलग अलग लोगों से अलग अलग राशि धोखाधड़ी का ठग लिए हैं, जिसमें अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। राजधानी के पिपलानी इलाके में बीएचएमएस डॉक्टर ने नर्सिंग स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया। नर्स का आरोप है कि डॉक्टर ने 3 साल पहले उससे शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया। बाद में शादी के लिए इनकार कर दिया।
पुलिस के मुताबिक निजी अस्पताल में पदस्थ BHMS डॉक्टर चंद्र कुमार के इनकार करने के बाद पीड़ित लड़की ने जमकर हंगामा किया, फिर आरोपी के खिलाफ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। झांसे में लेकर किस तरह के कृत्य किया, जब शादी की बात आई तो पलट गया, जिस पर से पीड़िता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध 376 IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ है और आरोपी डॉक्टर चंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेकेदार रिंकू शिवहरे के बेटे पर फायरिंग कर दी। अच्छी बात यह रही कि गोली कारोबारी के बेटे अन्नू शिवहरे को नहीं लगी, लेकिन बदमाशों ने शराब कारोबारी के बेटे की कार के साथ तोड़फोड़ की। हमला करने के बाद बदमाश बाइक सवार भाग निकले और ठेकेदार के बेटे ने कार में नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। वहीं ये पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। की होगी लोगों ने कम से कम 8 से 10 फायर करें, जिसमें से मेरी गाड़ी पे 2 फायर करें, मेरी गाड़ी में छेद भी है और बाकी का हवा फायर करें। ये अचलेश्वर चौराहे पे फरियादी है अन्नू शिवहरे, जिसको जूस पीने के दौरान 6-7 लोगों ने आकर फायर किया और उसकी गाड़ी को तोड़ा है, जिसके ऊपर पुलिस पकड़ दर्ज करके विवेचना कर रही है। शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पत्थलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक लापता है। जशपुर जिले में नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलसुंगा में यह घटना हुई और परिवार के सदस्य काम करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और बच्चे नहाने के लिए डैम में गए हुए थे। 4 बच्चे एक साथ गांव से निकले थे, जिनमें बिजली गिरने से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लापता हो गए। इनमें से एक और बच्चे का शव बरामद हो गया, जबकि एक अब भी लापता है। आकाशीय बिजली गाज मारने से मृत पड़े थे डैम के किनारे में और 2 बच्चे अभी लापता है। टीम गठित करके चारों तरफ खोजा जा रहा है और जल्द से जल्द मिलने के आसार है। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।